हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 8th के पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 3 पार्लियामेंट एंड द मेकिंग ऑफ लॉज पढ़ेंगे। हम भारतीयों को इस बात का गर्व है कि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक हिस्सा हैं। इस चैप्टर में हम निर्णय प्रक्रिया में सहभागिता और लोकतांत्रिक सरकार के लिए नागरिकों की सहमति के महत्व जैसे विचारों के आपसी संबंधों को समझने की कोशिश करेंगे। यही वो तत्व है जो सम्मिलित रूप से भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था का निर्माण करते हैं। इस बात की सबसे अच्छी अभिव्यक्ति संसद के रूप में मिलती है। इस चैप्टर में हम ये भी देखेंगे कि किस तरह हमारी संसद देश के नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने और सरकार पर अंकुश रखने में मदद करती है। इसी आधार पर संसद भारतीय लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक और संविधान का केंद्रीय तत्व है। Why should people decide? जैसा कि हम जानते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के प्रचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता। स्वतंत्रता आंदोलन ने ये स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंदर बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थी, लेकिन इनमें से सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। जैसा कि आपने चैप्टर 1 में पढ़ा था, औपनिवेशिक शासन के अनुभव और स्वतंत्रता संघर्ष में तरह तरह के लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रवादियों को विश्वास हो गया था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैसलों में हिस्सा लेने की क्षमता रखते हैं। स्वतंत्रता मिलने पर हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक बनने वाले थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं था कि सरकार जो चाहे कर सकती थी। इसका मतलब ये था कि अब सरकार को लोगों की ज़रूरतों को मांगों के प्रति संवेदनशील रहना होगा। स्वतंत्रता संघर्ष के सपनों और आकांक्षाओं ने स्वतंत्र भारत के संविधान में ठोस रूप ग्रहण किया। इस संविधान में सार्वभौमिक वयस्क अधिकार के सिद्धांत को अपनाया। सार्वभौमिक वयस्क अधिकार का मतलब है कि देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार है। पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। सहमति का विचार लोकतंत्र का प्रस्थान बिंदु होता है। सहमति का मतलब है चाह, स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। लोगों का निर्णय ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है। इस तरह के लोकतंत्र के पीछे मूल सोच यही होती है कि व्यक्ति या नागरिक ही सबसे महत्वपूर्ण हैं और सैद्धांतिक स्तर पर सरकार और कई सार्वजनिक संस्थानों में इन नागरिकों की आस्था होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है? जैसा कि आपने पढ़ा है, मंजूरी देने का एक तरीका है चुनाव। लोग संसद के लिए अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। इन्हीं निर्वाचित प्रतिनिधियों में से एक समूह सरकार बनाता है। जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को ही संसद कहा जाता है। ये संसद सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मार्गदर्शन करती है।
इस लिहाज से अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से लोग ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं। प्रतिनिधित्व का ये विचार क्लास 6 और 7 की बुक में आपने पढ़ा है। आप इस बात से पहले ही परिचित हैं कि सरकार के अलग अलग स्तरों पर प्रतिनिधियों का चुनाव किस तरह किया जाता है। आइए एक बार फिर से कई माध्यम से इस विचारों का फिर से दोहरा लें। जैसा कि विधायक यानी कि एमएलए कौन होता है और उसका चुनाव कैसे किया जाता है, इस बात को समझाने के लिए निर्वाचन क्षेत्र और प्रतिनिधित्व शब्दों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप इसे पढ़ के आंसर दे सकते हैं। द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं, जिससे आपको और भी अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। संसद की भूमिका क्या है? आज़ादी के बाद गठित की गई भारतीय संसद लोकतंत्र के सिद्धांतों में भारतीय जनता की आस्था का एक प्रतीक है। ये सिद्धांत है निर्णय प्रक्रिया में जनता की हिस्सेदारी और सहमति पर आधारित शासन का। हमारी व्यवस्था में संसद के पास महत्वपूर्ण शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राज्य विधानसभा के लिए चुनाव होते हैं। आमतौर पर लोकसभा के लिए हर 5 साल में चुनाव करवाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर एक मैप में भी दिखाया गया है पेज नंबर 45 पे। देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। सभी निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य ही होते हैं। यहाँ पर आपको समझाने के लिए 16वीं लोकसभा के चुनाव का यहाँ रिजल्ट 2014 का लगाया गया है। यहाँ राजनीतिक दल का नेम लिखा गया है, पॉलिटिकल पार्टीज़ का, और यहाँ के कितने सांसदों की संख्या है, मतलब एमपी की। जैसे कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का आप देख सकते हैं 303 रिजल्ट था। फिर आईएनसी 52, डीएमके 24, एआईटीसी 22 और वाईएसआरसीपी 22। इस तरह आप सबका रिजल्ट यहाँ देख सकते हैं। ये 2019 का था और यहाँ 2009 का दिया गया रिजल्ट्स कि बीएसपी 21 सीट्स थी, बीजेपी की 116 था। ये चुने जाने के बाद ये उम्मीदवार संसद सदस्य का या संसद एमपी कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर संसद बनती है। संसद के चुनाव हो जाने के बाद संसद को कई काम करने होते हैं, जैसे कि टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। इसके बारे में तो आपने पढ़ा होगा या सुना होगा। लोकसभा चुनाव के बाद सांसदों की एक लिस्ट बनाई जाती है। इससे पता चलता है कि किस राजनीतिक दल के कितने सांसद हैं, और कोई राजनीतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाचित सांसदों में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। चूँकि लोकसभा में कुल 543 निर्वाचित सदस्य और 2 मनोनीत सदस्य होते हैं, इसीलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोकसभा में किसी भी दल के पास कम से कम 272 सदस्य होने चाहिए। संसद में बहुमत प्राप्त करने वाले दल या गठबंधन का विरोध करने वाले सभी राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का एक बहुत महत्वपूर्ण काम होता है। जैसा कि आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, कार्यपालिका ऐसे लोगों का समूह होती है जो संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को लागू करने के लिए मिलकर काम करती है। जब हम सरकार शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे मन में अक्सर यही कार्यपालिका होती है। भारत का प्रधानमंत्री लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया होता है। प्रधानमंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं।
जो प्रधानमंत्री के साथ मिलकर फैसले को लागू करते हैं। ये मंत्री स्वास्थ्य, शिक्षा, वित्त इत्यादि अलग अलग सरकारी कामों का जिम्मा संभालते हैं। हाल के सालों में काफ़ी बार किसी एक राजनीतिक दल को बहुमत नहीं मिल पाया है, जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम ज़रूरी है। ऐसी सूरत में कई राजनीतिक दल मिलकर एक गठबंधन सरकार बना लेती है और साझा मुद्दों पर काम करती है। ये फिगर केंद्रीय सचिवालय की 2 मुख्य इमारतें हैं। इनमें से एक का नाम है साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम है नॉर्थ ब्लॉक। इनका निर्माण 1930 में किया गया था। और लेफ़्ट साइड जो साउथ ब्लॉक का फिगर देख रहे हैं, इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय, रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के ऑफिस हैं। और राइट साइड में जो नॉर्थ ब्लॉक है, वहाँ वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय स्थित है। केंद्र सरकार के कई और भी मंत्रालय हैं जो नई दिल्ली के अलग अलग इमारतों में स्थित हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में काम करती है। राज्यसभा भी कोई कानून बनाने का प्रस्ताव पेश कर सकती है। किसी विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए ये जरूरी है कि उसे राज्यसभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो। राज्यसभा की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संसद का ये सदन लोकसभा द्वारा पारित किए गए कानूनों की समीक्षा करता है और अगर ज़रूरत हुई तो उसमें संशोधन भी करता है। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव अलग अलग राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में 233 निर्वाचित सदस्य होते हैं और 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है कि प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगाह किया जाता है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी सांसदों के जरिए जनता की राय जानने का मौका मिलता है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, आप इसे रीड कर सकते हैं। सांसदों के प्रश्नों से सरकार को भी महत्वपूर्ण फीडबैक मिलता है। इसके चलते सरकार और अच्छी होती है। इसके अलावा वित्त से संबंधित सभी मामलों में संसद की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। ये उन कई तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसद सरकार को नियंत्रित करती है, उसका मार्गदर्शन करती है और उसको सूचित करती है। जनप्रतिनिधियों के रूप में संसद को नियंत्रित, निर्देशित और सूचित करने में सांसदों की एक अहम भूमिका होती है और ये भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य आयाम है। हाउ डू न्यू लॉज कम अबाउट? कानून बनाना संसद का एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। संसद में कौन से लोग होते हैं? संसद में अलग अलग पृष्ठभूमि वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है, जैसे कि अब ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले सदस्यों की संख्या पहले से ज़्यादा है। बहुत सारे क्षेत्रीय दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं। जिन समूहों और तबकों का अब तक संसद में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, वो अब चुनाव जीत कर आने लगे हैं। दलित और पिछड़े वर्गों की राजनीतिक हिस्सेदारी भी बढ़ रही है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, अभी यहाँ पर स्टोरी बताई गई है, उससे भी आप समझ सकते हैं इसको। देखिए नए कानून किस तरह से बनते हैं। कानून बनाने में संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है।
आमतौर पर सबसे पहले समाज के अलग अलग समूहों की किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। ये संसद की जिम्मेदारी है कि वो लोगों के सामने आ रही समस्याओं के प्रति संवेदनशील हों। आइए देखें कि घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। जेंडर इक्वालिटी। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट या चोट की धमकी देता है, तो इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को ये नुकसान शारीरिक मारपीट या भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। ये शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा 2005 में महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू दायरे का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ एक ही मकान में रहती हैं या रह चुकी हैं। अक्टूबर 2006 की ये न्यूज़ है। अरे साजिया, आज का न्यूज़ पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो ना, कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया। बल्कि पहले तो हमें नए कानून की ज़रूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन की सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। अप्रैल 1991 ऑफिस का एक आम दिन था। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से भी ये बात नहीं बताई। मुझे बहुत शर्म आती है, पर अब बर्दाश्त नहीं होता। लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत भला बुरा कहते हैं मुझे। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहें तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से ना निकाला जाए। बदकिस्मती से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उसमें ये दोनों रास्ते मुमकिन नहीं हैं। 1990 की बात है। फिर अलग अलग मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई महिलाओं की आप बीती सुनी है। हमने देखा है कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। 1999 में वकीलों, कानून के विद्यार्थियों और समाज वैज्ञानिकों के संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रव्यापी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम और सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया। घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गईं। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को ये प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में ये विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका भी शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिला संगठनों और राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्य गण वर्तमान विधेयक को बदलना जरूरी है। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा से सहमत नहीं हैं। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिशों राज्यसभा को सौंप दी।
इन सिफारिशों को लोकसभा में भी पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों में मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान ये नया कानून क्या है? ये पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार और अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा की एक व्यापक परिभाषा दी गई है। ये एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियां, माँओं, बेटियों और बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये कानून एक साझे मकान में रहने के लिए महिला के अधिकार को मान्यता देता है। महिलाएं किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। ये कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिकाओं सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। वी कैन इक्वल रिलेशनशिप एंड वायलेंस फ्री। बराबरी के रिश्ते, हिंसा से मुक्त। जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इन हालात से उबरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं, इसीलिए उन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इस इंग्लिश के शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वो जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकती है। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। ये आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारणों और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अनपॉपुलर एंड कंट्रोवर्शियल लॉज। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर देती है जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने के कारण कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वो लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि इसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसीलिए लोग इसकी आलोचना कर सकते हैं, उसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया है तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। जैसे कि नगरपालिका की सीमाओं के अंदर जगह के इस्तेमाल से संबंधित अलग अलग नगरपालिका कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों की ज़रूरी चीज़ों और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और अच्छे से पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी तो चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होगा और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है वो इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं और अदालत को ऐसा लगता है कि वो कानून संविधान के विरुद्ध है तो वो उसमें संशोधन भी कर सकती है या उसे रद्द कर सकती है।
हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिकों के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती है। इसके बाद हम अखबारों और अन्य संचार माध्यमों के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वो सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से वो जुड़ेंगे उतने ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। यहाँ कुछ ग्लॉसरी दी गई है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। अप्रूवल। अप्रूवल का मीनिंग होता है टू गिव वंस कॉन्सेंट टू एंड बी फेवरेबल टूवर्ड समथिंग। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर इट refers both to the formal consent through elected representatives that parliament has as well as the fact that it needs to continue to enjoy the people's trust. Approval यानी कि आलोचना किसी व्यक्ति या चीज़ में कमियां निकालना या उसे अस्वीकार कर देना। इस चैप्टर में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज पर नागरिकों की ओर से होने वाली आलोचना के लिए किया गया है। कोलिटिशन, अ टेम्पररी अलियंस ऑफ ग्रुप्स और पार्टीज। In this chapter it refers to the alliance formed by political parties after elections when no party has been able to get adequate seats to form a clear majority. विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा जाता है। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधों या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इस चैप्टर में इसका मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। क्रिटिसाइज, टू फाइंड फॉल्ट विथ और डिसअप्रूव ऑफ अ पर्सन और थिंग। In the context of this chapter, it refers to citizens finding fault with the functioning of government. जब सरकार को ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। ऐसी स्थिति में सरकार को किसी को गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की ज़रूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंदर अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत बड़ी परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वो इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी। उन्हें बिना मुकदमा चलाए ही जेल में डाल दिया जाता था। इवोल्यूशन, process of development from a simple to a complex form and is often used to discuss the development of a species of plants or animals. In the context of this chapter, it refers to the way in which protecting women against domestic violence developed from an urgently felt need to a new law that can be enforced throughout the country, जिसके बारे में भी हमने बात किया है। जैसे कि जितने भी स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास या अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। इस चैप्टर में उस कानूनों और दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं, जो उन्हें सभा करने और उनकी अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं।